हेलो बच्चों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड तक हम बात कर चुके थे। अब हमें उससे नेक्स्ट मॉडल की बात करनी है, बोर्स मॉडल की। तो हमने बात की थी रदरफोर्ड फेल क्यों हुआ था। रदरफोर्ड फेल सिर्फ इसलिए हुआ था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे थे और वही उसकी ड्रॉबैक थी, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में अगर मूव होते तो वो उनको न्यूक्लियस में डंप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल कैसे डेवलप हुआ। बोर्स ने क्या किया, थोड़ा शाना आदमी था। उसने क्या किया, रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, वही सारी चीजें ले ली। उसने देखा एक ही तो डिसएडवांटेज है ना, उसी को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। मतलब उसी को अगर मैं ठीक कर दूं तो मेरा मॉडल हिट हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया ना, रदरफोर्ड के जितने भी रिजल्ट्स आए थे उनका यूज करके अपना मॉडल दिया था। उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए। उसने चेंजेस क्या क्या किए, और वो दो चेंजेस भी किस बिहाफ पे किए उसने। सबसे पहला जो उसने टर्म लिया भाई, उसने क्या लिया, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब है अभी तक जो बात चल रही थी, पार्टिकल नेचर की बात चल रही थी अभी तक, यानी कि जो एटम की बात कर रहे थे, जो लाइट की बात कर रहे थे, उसकी बात चल रही थी। तो वो बोल रहे कि भाई वो तो पार्टिकल नेचर है उसका, तो पार्टिकल है, पार्टिकल्स की फॉर्म में चलते हैं एटम्स। जितने भी हमने पढ़ा, कैथोड रे पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, हमने पढ़ा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दीज आर द पार्टिकल्स, यही तो बताया था। तो पार्टिकल बोला। पर इसने क्या किया भाई, इसने बोला पार्टिकल पार्टिकल अकेला नहीं है, इनमें वेव नेचर भी है, ये वेव की तरह भी चलते हैं। तो यही इसकी एक खास बात थी कि इसका मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हुआ भाई। नेक्स्ट क्या था भाई, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसने क्या किया, एक कुछ रिजल्ट्स जो थे ना, स्पेक्ट्रा था भाई, एक स्पेक्ट्रा। अब आप आगे समझोगे क्या होता है स्पेक्ट्रा। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था ना, उसके भी रिजल्ट्स को इसने अपने मॉडल के अंदर ले लिया कि भाई देखो स्पेक्ट्रा से ये रिजल्ट आए, तो उनके भी हाफ पे मेरा मॉडल ये। तो अब हम देखते हैं इसका मॉडल था क्या, इसने किया क्या। देखो उससे पहले हम ये समझते हैं, जो इसने पहली टर्म ली ना, डुअल नेचर ऑफ कैरेक्टर, जिसमें इसने वेव नेचर बोला, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अभी तक हम पार्टिकल नेचर बोल रहे थे, पर इसने क्या बोला, वेव नेचर भी है। तो वो वेव नेचर क्या होता है, तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है। अर्लियर डेज में क्या होता था, न्यूटन ने पार्टिकल बताया था भाई लाइट को, लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आई, तो मैक्सवेल जो था ना, उसने सबसे पहले ये बताया था कि जो लाइट है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर में ऑसिलेट करती है, ऑसिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। ऑसिलेट मतलब ऐसे वेव की नेचर में, देखो मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखा रखा है। अगर ऐसे वो ट्रेवल करती है वो, तो वो पार्टिकल कैसे हुआ, ये तो वेव नेचर हो गया भाई। वेव की तरह अगर वो ट्रेवल कर रही है तो फिर वो वेव हो गया, और ऊपर से उसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर भी है भाई। और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कैरेक्टर चलते भी कैसे थे भाई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। ठीक है, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते थे। और जैसे अगर ये ऐसे चल रहे हैं ना, डायरेक्शन ये हो गई इसकी, तो इस डायरेक्शन के भी क्या थे, ये परपेंडिकुलर थे। यानी ये 3D में, अभी मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती क्योंकि ये 3D मॉडल हो गया, 3 डायरेक्शंस हो गई ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन को हम 3D में कैसे समझा, 3D में ही समझा सकते हैं, और वो मैंने यहाँ समझा रखा है। देखो ये 3D जो स्ट्रक्चर है इसका, देखो ये जो है ये वेव की तरह चल रही है भाई, ऐसे ये रेड रेड दिख रही है, और आपको ये ब्लू ब्लू भी दिख रही होगी। तो ये ब्लू वाली तो क्या बता दी इसने, इलेक्ट्रिक वेक्टर बता दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से चल रही है। और रेड वाली से क्या बता दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड से चल रही है। और देखो ये एरो से क्या चल रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो ये तीनों आपस में क्या दिखा दिया भाई इसने, कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, इन वेव्स को कोई मीडियम की भी जरूरत नहीं होती कि भाई इनको मीडियम ही चाहिए, कि मतलब वैक्यूम होगा तो ये चलेंगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। एयर की इनको जरूरत नहीं है, ये विदाउट एनी मीडियम भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे लाइट को मीडियम चाहिए क्या, बताओ चलो, खुद खुद देखना भाई, लाइट को मीडियम चाहिए होता है। और साउंड वेव्स का भी ढूंढना, साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो एक बार आप सर्च मारना, क्योंकि 9th का टॉपिक है ये, 9th में भी आपने पढ़ा था कि साउंड साउंड वेव्स को मतलब मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती, तो आप एक बार चेक करना। लेकिन ये खास बात है, इनको जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा ये इस चीज से पता चला भाई
जैसे ही वेव नेचर एक्सप्लेन हुआ ना, तो वैसे ही पता चल गया भाई बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बदलती है तो वैसे वैसे रेडिएशन भी बदल जाती है। तो उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के चक्कर में ना एक चीज की डेवलपमेंट हो गई, उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है? जो आप विजिबल लाइट बोल रहे हो, यूवी लाइट बोलते हो, गामा लाइट बोलते हो, रेडियो लाइट बोलते हो, ये सारी की सारी क्या है? अलग अलग वेव्स है ना, अलग अलग रेडिएशंस है। ये कैसे हैं भाई? हम किसी को गामा बोल रहे हैं, किसी को यूवी बोल रहे हैं, किसी को विजिबल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग थी या उनकी फ्रीक्वेंसी अलग थी। तो देखो मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है आपके लिए, इस चार्ट को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप इसमें एक चीज देखो, सबसे पहले देखो गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी, देन आईआर, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेज, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, देन माइक्रोवेव वेव्स, और उसके बाद ये जो पूरा है इसमें क्या है? रेडियो वेव्स, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी क्या है? रेडियो वेव्स है। तो जो ये स्पेक्ट्रम है भाई, ये किस भी हाफ पे है? अभी बात की थी वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जैसे आप ऐसे इधर की तरफ चलते जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो आप बता सकते हो अगर ऐसे बढ़ रही है वेवलेंथ तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ भाई, इधर बढ़ रही है तो गामा रेज की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। और इधर जो है रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ क्या हो गई? सबसे ज्यादा हो गई। आ गया समझ में? जो वेवलेंथ होती है ना वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट उल्टा होती है। अगर वेवलेंथ इधर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो रही होगी भाई? घट रही होगी। अगर इधर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? गामा रेज की। और मैं आपको आगे एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो आप इस पूरे टेबल में, इस पूरे स्पेक्ट्रम में यूं बता सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी है? गामा रेज, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसीलिए इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसीलिए बोला जाता है कि गामा रेज जो है ना हमारे शरीर के आर पार हो जाएंगी, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उनमें। और कॉस्मिक गामा से भी इधर इस स्पेक्ट्रम में दिखा नहीं रखा, अगर गामा रेज से इधर एक और रेज की बात करें तो वो रेज होती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेडिएशंस। तो कॉस्मिक वेव्स भी इतनी हानिकारक होती हैं भाई, हमारे शरीर के आर पार हो जाती हैं। एक्सरे आपने पढ़ा, आपने देखा होगा, बहुत लोग निकलवाते हैं भाई एक्सरे निकलवा के आए। वो एक्सरे क्या होता है? वो हमारी हड्डियों हड्डियों के अंदर से ही तो पार नहीं होता ना, मतलब तभी तो उसका एक एक्सरे बन के आता है। यानी शरीर के अंदर तो पेनिट्रेट कर रहा है ना एक्सरेज भी। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी रेडिएशंस, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, या उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद देखो यूवी, अल्ट्रावायलेट तो हमने बहुत बार पढ़ा है भाई ये टॉपिक की ओजोन लेयर खत्म हो रही है हमारी, और यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो धरती पे आने लग रही हैं, एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। हमारे स्किन कैंसर वगैरह करवाती हैं। क्यों करवा रही है? क्योंकि उनकी भी एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद इंफ्रारेड रेज कौन सी होती हैं? जो हीटिंग इफेक्ट देती हैं। हीटिंग इफेक्ट, धरती पे जो गर्मी, अब आज के टाइम पे देखो कितनी गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर आज का। वो 45 डिग्री टेम्परेचर कौन सी रेडिएशन की वजह से है? आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज की वजह से है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया था, लेकिन शायद तब किसी ने आईआर रेडिएशन के बारे में बताया नहीं होगा। तो अब आप बड़े हो गए हो तो अब बड़ी क्लासेस में आप ग्रीन हाउस इफेक्ट अब आप समझ सकते हो आईआर रेडिएशन की वजह से कैसे होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है माइक्रोवेव। जो हमारे माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स होती हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं। और लास्ट जो है ना सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जो होती हैं, जो एफएम रेडिएशंस होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। जो अपना एफएम चलता है ना जिसमें गाने चलते हैं हमारे, वो रेडियो वेव्स होती हैं। उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अब वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए तो वो दूर तक ट्रेवल करती हैं। देखो रोहतक में है जैसे मान लिया, या दिल्ली में ही है हमारा एफएम सेंटर, लेकिन हम रोहतक में भी गाने सुन रहे हैं ना, यानी वो दिल्ली से रोहतक तक क्या कर सकती है? उनकी वेवलेंथ इतनी लंबी है तो वो इतनी दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है इसलिए हम कानों से सुन भी सकते हैं, वो हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंचाती है। तो दिस इज नॉन एज द विजिबल, सॉरी दिस इज नॉन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और हाँ, बीच में विजिबल रेज तो रह ही गई भाई। यूवी और आईआर के बीच में कौन सी, देखो ये रंग बिरंगी दिखा रखी हैं।
दिस इज नोन एज विजिबल रेज। विजिबल रेज क्या है, जो रेज से हम देख पा रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप मुझे देख पा रहे हो तो ये विजिबल रेज है भाई, ठीक है। विजिबल मतलब देखने के लिए जो यूज हो रही है। सो नेक्स्ट इज वेव थ्योरी की भी कोई लिमिटेशन है क्या? जैसे पार्टिकल थ्योरी तो हमने पढ़ा, रदरफोर्ड फेल हो गया पार्टिकल नेचर की वजह से, पर वेव थ्योरी की भी कोई लिमिटेशन है? बिल्कुल है। इसकी दो लिमिटेशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी नाम से पता चल रहा है काले रंग की बॉडी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, पहली बात तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो ब्लैक बॉडी होती है भाई जो परफेक्टली एब्जॉर्बर हो, सारी लाइट को एब्जॉर्ब भी कर ले और परफेक्टली एमिटर भी हो, सारी लाइट को एमिट भी कर दे, वो होता है भाई ब्लैक बॉडी। एक्चुअल में आइडियल ब्लैक बॉडी कोई नहीं होती है, बट ये थ्योरेटिकल पोर्शन में हम समझा रहे हैं तो हमें आइडियल मान के चलना पड़ेगा कि वो सारी जो मैक्सिमम रेज को एमिट भी कर रही है और मैक्सिमम रेज को एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो वो होती है हमारी ब्लैक बॉडी। तो भाई ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं ना तो वो रेड हॉट हो जाती है, ठीक है, लाल रंग की हो जाती है, बिल्कुल लाल रंग की। और इससे जो वेवलेंथ जो निकलेंगी ना वो ग्रेजुअली चेंज होती जाती है, धीरे धीरे चेंज होती रहती है, उनका रंग ना चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनका रंग भी चेंज हो जाएगा। पर ये तो वेवलेंथ वेव थ्योरी के अगेंस्ट हो गया। वेव थ्योरी तो बोलती है कि जो वेवलेंथ एक, अभी हम बात की ना विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, जैसे मान लिया तो विजिबल लाइट की जितनी वेवलेंथ है वो उतनी ही रहेगी, बदल थोड़ी ना जाएगी। बोल रहा है ना वेव थ्योरी तो कि सेम वेवलेंथ की ही रहेगी, लेकिन यहाँ हमने ब्लैक बॉडी में पढ़ा एक ही रेडिएशन थी, ब्लैक बॉडी तो निकाल रही है उन रेडिएशन को, लेकिन उन रेडिएशन की वेवलेंथ क्या हो गई है? चेंज हो गई है। पहले जैसे अगर आप उसको लोहे को अगर आप हीट करते हो तो लोहा भाई बहुत सारे रंग बदलता है, पहले लाल होएगा, फिर संतरी होएगा, फिर हरा होगा, फिर लास्ट में जाते जाते अपने सारे कलर चेंज करते कैसा हो जाता है? सफेद कलर का हो जाता है। अब आप यूँ कहोगे ये भी नई बात आ गई भाई, लोहा भी सफेद कलर का होता है? बिल्कुल होता है, ज्यादा हीट करने पे सफेद हो जाता है। तो ये जो ग्रेजुएशन दिखाया ना, चेंज दिखाया हमने, कलर का चेंज दिखाया, ये क्या है? हमारा वेव थ्योरी के अगेंस्ट है भाई, ये वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। अब सेकंड बात करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझो, जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट आके गिर रही है, ठीक है, कोई एक मेटल है उसके ऊपर लाइट आके गिर रही है, जैसे ही लाइट इस मेटल पे गिरी ना, इस मेटल से ना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इजेक्ट मतलब निकल जाना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो मतलब होता है लाइट, तो जो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले उनका नाम दे दिया हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक और नाम देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा छोटा कर दो, फोटॉन्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है भाई? पैकेट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी ही तो है उनमें, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनमें एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन हुई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यूं कह रही है कि भाई जैसे ही मेटल सरफेस पे आया, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यानी कि लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में। जब भी तो वो निकले ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी मिलते ही वो क्या हो गए भाई? बाहर भाग गए उस मेटल से। यानी कि जैसे ही आप उस इलेक्ट्रॉन को या उस मेटल को थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे ना, कि ताकि वो इलेक्ट्रॉन ब्रेक फ्री हो जाए, उससे टूट जाए और उससे अलग हो जाए, तो वो क्या करेंगे? इजेक्ट हो जाएंगे। और जितनी ज्यादा एनर्जी जो दोगे उतनी तेजी से भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट लाइन देखो मैंने क्या लिख रखी, इलेक्ट्रॉन्स गिवन मोर एनर्जी मूव फास्टर, यानी उनमें जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी वो फास्ट मूव हो जाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम अभी बात की ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटॉन्स इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, और पैकेट्स हमेशा कैसे होंगे? वेव में थोड़ा ना चलेंगे, वो कैसे चलेंगे? पार्टिकल नेचर होगा, वो पार्टिकल हो गया, यानी कि वो वेव तो है ही नहीं। पर हम तो बात कर रहे थे लाइट की वेव कैरेक्टर की, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर से तो एक्सप्लेन हो रहा है। अगर आप लाइट को पार्टिकल मान के चलोगे ना तो एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन अगर लाइट को आप वेव मान के चलोगे तो एक्सप्लेन नहीं होगा। नेक्स्ट इज देखो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप लाइट को पार्टिकल मान के चलोगे तो भी काम नहीं चलना, वेव मान के चलोगे तो भी काम नहीं चलना।
क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। वेव पार्टिकल डुअल नेचर, जो हमने बात की थी ना, बोर्स मॉडल कैसे डेवलप हुआ था, बोर ने क्या यूज किया था, डुअल नेचर। वो डुअल नेचर यही है कि हमें लाइट को क्या मानना पड़ेगा, दोनों नेचर का, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी मानना पड़ेगा। अब सिचुएशन जैसी होगी ना, जोन सी थ्योरी जिस चीज से एक्सप्लेन हो रही होगी, पार्टिकल नेचर से हो रही होगी, पार्टिकल नेचर मान लेंगे, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रही होगी तो वेव थ्योरी मान लेंगे, उसको वेव मान लेंगे। यानी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे ही लाइट आपको एक्सप्लेन कर रही है ना जो चीजें, हम उस लाइट को वैसे ही मान लेंगे। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते पार्टिकल समझ के। भाई पार्टिकल मान लिया हमने, वेव से तो एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो पार्टिकल मान के कैसे एक्सप्लेन हुआ। इसने बोला कि जब लाइट को आप पार्टिकल मानोगे ना, तो जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट को दे देती है, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को आपने एनर्जी दी, उसमें क्या होगा भाई, वो उस लाइट को लेके उसमें होगा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उसको काइनेटिक एनर्जी मिली, फिर वो क्या हुए भाई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अब क्या हुआ, इसने बोला कि भाई किस बिहाफ पे वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो एक टर्म आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो मेटल बाइंडिंग, बाइंड मतलब जोड़ना, अपने पास रखना, बाइंड करके रखना। बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जो मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांधे हुए है। जो एनर्जी से मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ होल्ड कर रखा है ना भाई, जो उनको जाने नहीं दे रही है, वो एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी को अगर आपको ओवरकम करना है, यानी इसको तोड़ना है बाइंडिंग एनर्जी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको लाइट देनी पड़ेगी। अब लाइट के साथ जो काइनेटिक एनर्जी आई, तो उस लाइट में ऐसा क्या था, उस लाइट में ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड वर्ड नया है आप लोगों के लिए। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए थी। भाई इलेक्ट्रॉन तो चाहता था फ्री होना, कौन नहीं चाहेगा फ्रीडम अपनी, कोई भी बंध के रहना चाहेगा नहीं ना, सब फ्री होना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जो फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी ना, उसको हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी एनर्जी सेम टर्म है, आगे पढ़ेंगे हम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो मिनिमम अमाउंट। और जैसे ही हमने उस पर लाइट डाली, वो उसने वो जो बैरियर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला बैरियर पास किया, वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। तो आगे समझ में। तो जो फोटोन की जो एनर्जी होती है ना भाई, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो जितनी एनर्जी बचगी वो क्या है, फोटोन की एनर्जी है। तो इससे हमारा क्या होता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई प्लैंक्स कांस्टेंट। बस ये लास्ट टॉपिक है आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एक चीज निकाली। उसने बोला कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अकॉर्डिंग एनर्जी चेंज हो रही थी, वेवलेंथ चेंज हो रही थी उस रेडिएशन की। ऐसा कैसे हो रहा था, तो उसने उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, उसने मान लिया कि एनर्जी जो है भाई, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। अगर आपको क्वांटाइज्ड वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो फिक्स्ड तो समझ में आता होगा। यानी बोल रहा है एनर्जी ना फिक्स होती है भाई। और दूसरा क्या मान के चल रहा है, ब्लैक बॉडी पार्टिकल नेचर मान के चल रही थी। वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया ना, ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था ना। तो यानी लाइट को पार्टिकल कैरेक्टर मान के चलेगा प्लैंक्स, और दूसरा एनर्जी को फिक्स मान के चलेगा। अब बोलते हैं एनर्जी तो फिक्स कर दी, लेकिन वेवलेंथ कैसे चेंज हुई एनर्जी के साथ साथ। देखो ये एक फॉर्मूला दे दिया जिसको हम प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स ने अपना कांस्टेंट दे दिया जिसकी फिक्स वैल्यू होती है भाई। फिक्स वैल्यू देख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर जूल सेकेंड। तो ये जो है ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे एनर्जी चेंज हो रही है वैसे वैसे उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी। जितनी एनर्जी उतनी फ्रीक्वेंसी। तो मैंने जो पीछे बोला था ना कि भाई एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एनर्जी, एक ही बात है। देखो यहाँ बात एक ही नहीं है क्या, बस एक इस कांस्टेंट से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। बार बार इस कांस्टेंट से अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दे तो वो एनर्जी बन जाएगी।
अब लेकिन वेवलेंथ से कैसे जुड़ी हुई है, एक और फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। तो इस न्यू की जगह पे हमने C बाई लेमडा रख दिया, तो एक और फॉर्मूला निकल के आया, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। C क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होगा, लाइट की स्पीड क्या होती है, फिक्स होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है, तो वो वेलोसिटी हमें पता है, फिक्स है वो। यहाँ पे लैम्डा क्या है हमारा, वेवलेंथ है। तो एनर्जी और वेवलेंथ देखो यहाँ से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगे क्या, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही कम वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम एनर्जी, यानी ये दोनों उल्टे हो गए आपस में। फ्रीक्वेंसी से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एनर्जी, लेकिन वेवलेंथ से क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ बढ़ाओगे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आई थिंक सफिशियंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, मैक्सिमम चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बस जो रह गया है वो है स्पेक्ट्रा, थोड़ा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा समझाएंगे, उसके बाद हमारे क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे। भाई ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है मैं मानती हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप चीजों को समझोगे तो एक चीज दूसरी चीज से लिंक है भाई, और सिर्फ समझने की है, ज्यादा रटना नहीं है इसमें, कुछ भी सारी चीजें समझने की है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर टुडे, विल understand our next topic in our next video. Thank you so much.